एक पूर्व क्रिकेटर के बेटे ने अपना जेंडर चेंज कराकर लड़की बन गया है वो, यानी कि खुद को जो लड़का देखता था अपने आप को, अब वो अपने आप को लड़की के रूप में देखता है। अब हम ये मुद्दा क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये हमारे एग्जाम के काम का है? बिल्कुल काम का है। एथिक्स में केस स्टडी के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, या सोशल इशू या सोशल जस्टिस के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। हम सिर्फ इतना नहीं पढ़ेंगे इस पे कि उसका लड़का है, क्रिकेटर का बेटा, उसने अपना जेंडर क्यों चेंज कराया, क्या वजह थी, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। हम इसमें मेन जो हमारे पढ़ने का है, यूपीएससी में जो पूछा जा सकता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है, उनके राइट्स का, उनके अधिकारों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने या बाकी जो अदालतें हैं उनके बारे में क्या क्या प्रावधान किए हुए हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, उन सब के बारे में देखेंगे। अब जो पूर्व क्रिकेटर थे उनका बेटा नाम था आर्यन और अब वो बन गया है अनाया। आर्यन जो खुद आप देख सकते हैं ट्रांजिशन, इसका ये पिक्चर है, यहां पर ये खुद को अपने आप को लड़के के रूप में देखता है और फिर बाद में ट्रांजिशन के बाद वो इस तरह से लड़की बन जाता है। अब ये जो आर्यन था ये खुद भी एक क्रिकेटर था, लेफ्ट हैंड जो बल्लेबाज होते हैं बैट्समैन, ये खुद लेफ्ट हैंड से खेलता था और उसके बाद अब ये लड़की बन गया है। तो पहला सवाल तो यही आता है कि क्या अब ये क्रिकेट खेल पाएगा? तो इनके पिता का नाम संजय बांगड़, आपने सुना होगा, भारत के क्रिकेटर के काफी नामी जो है खिलाड़ी थे भारतीय क्रिकेट के। तो अब ये संजय बांगड़ का बेटा आर्यन अनाया बन गया, तो क्या ये क्रिकेट खेल पाएगा कि नहीं? क्या जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसमें ऐसा कोई रूल है कि एक लड़का अगर अपना जेंडर चेंज करा के लड़की बन जाता है तो क्या वो उसी तरह से खेल पाएगा जैसे पहले था? इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ क्यों रहे इसको? मेन है हमने जो पढ़ना है, जैसे एलजीबीटीक्यू समाज है पूरा, या जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए हमारे यहाँ क्या रूल हैं, उन पे कैसे सवाल पूछा जा सकता है, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस पे सवाल कैसे पूछा गया है। तो यूपीएससी के मेंस में इस पे सवाल पूछा गया है, प्री में भी पूछे गए हैं, लेकिन मैं मेंस का एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। ये जो अनाया है, पहले इनका नाम आर्यन हुआ करता था और पूर्व भारतीय क्रिकेटर के ये बेटे थे। अब इन्होंने अपनी एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पर, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील बना के डाली जिसमें इन्होंने खुद का ट्रांजिशन फॉर्म दिखाई है। विराट कोहली वगैरह के साथ भी इनकी पिक्चर्स थी, वो भी इन्होंने शेयर की। तो पहले लड़का था, लड़के के बाद लड़की कैसे बना, सारा इसने शेयर किया है। तो संजय बांगड़ की तरह ये लेफ्ट हैंड के एक बल्लेबाज हैं, हार्मोनल इन्होंने चेंज कर लिया बाद में और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की है, ये खबर थी, ये है खबर। खेल मुझसे दूर होता जा रहा है, इन्होंने अपनी एक पोस्ट में जो इंस्टाग्राम पोस्ट की है या इंस्टाग्राम पे रील डाली है, इन्होंने अपने जो अंदर की भावनाएं हैं उनको, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त किया है और अब ये कह रहे हैं कि खेल मुझसे दूर होता जा रहा है। कैसे दूर होता जा रहा है? क्योंकि मैंने अपना ट्रांजिशन करा लिया है मेल से फीमेल में और क्रिकेट में ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो मुझे इसकी इजाजत देता हो। अभी पढ़ेंगे हम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उस खेल को छोड़ना पड़ेगा जो मेरा जुनून और मेरा प्यार रहा है। तो अब मुझे छोड़ना क्यों पड़ रहा है? इन्होंने बोला कि छोड़ना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि भारत में ऐसा लॉ ही नहीं है कि कोई लड़का अगर लड़की बन जाता है तो बाद में वो क्रिकेट खेल पाएगा कि नहीं। अब हम कह सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं कि अब तो वो लड़की बन गया तो महिला क्रिकेट टीम में उसको शामिल कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से मना कर दिया और ऐसा रूल भारत में नहीं है। ट्रांस महिला अगर कोई बनता है तो उसके बाद शरीर में कुछ चेंज, इन्होंने बोला है कि मेरे शरीर में कुछ चेंज आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, मेरी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, मेरी जो पावर है, मांसपेशियां, उनकी याददाश्त है, वो एक एथलेटिक क्षमताओं से कम हो रही है, यानी कि उसको मैं खो रही हूं और जो मेरी ताकत थी पहले वो अब कम हो रही है, इनका ये मानना है। इन्होंने खुद ये भी बोला कि मेरा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी काफी कम हो गया है। टेस्टोस्टेरोन आप समझते हैं मेल के अंदर पाया जाने वाला एक हार्मोन है, जो मेल हार्मोन भी इसको बोलते हैं। तो इन्होंने खुद कहा है कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी कम हो गया। इसका ये मतलब है कि अब ये महिला बन गए हैं, पुरुष के जो इनके अंदर हार्मोन थे वो नहीं रहे। मुझे इससे भी ज्यादा दुख इस बात से है कि क्रिकेट में ट्रांस महिलाओं के लिए कोई उचित नियम नहीं है। ट्रांस महिलाएं, ट्रांस वुमेन के लिए कोई भी लॉ क्रिकेट में नहीं है। वो किस में खेलेंगी? इन्होंने मुझे सिस्टम से बाहर कर रहा है, ये मतलब ये मुझे सिस्टम से बाहर कर रहा है, क्रिकेट के सिस्टम से, जिसको मैं बहुत प्यार करती थी। इस तरह से इन्होंने अपनी फीलिंग जाहिर की है। ये इनका हैंडल है जहां पर इन्होंने पोस्ट लिखी थी, उसी का ये ट्रांसलेशन वर्जन मैंने आपको बताया। अब इन्होंने नियम पे भी सवाल उठाए हैं, क्रिकेट के जो नियम है, बोर्ड के जो नियम है, उस पर भी इन्होंने सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा है कि बोर्ड ये कह रहा है, अगर आप अपना जेंडर चेंज करा लेती यौवन से पहले, मतलब जब आप जवान हो रहे थे एज ए बॉय, जब आप जवान हो रहे थे उसी से पहले अगर आप अपना जेंडर चेंज करा लेते तो आपको हम क्रिकेट खेलने की इजाजत दे देते। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जो
नाबालिग बच्चा है, माइनर बच्चा है, वो अपना जेंडर चेंज नहीं करा सकता, उसको परमिशन नहीं है, वो इलीगल है। तो दोनों तरफ फंस गई हूं मैं, इस तरह से इन्होंने बयान दिया कि बोर्ड तो कह रहा है कि आपको जवान होने से पहले करवाना चाहिए था, तब हम आपको क्रिकेट खेलने देते। उधर इंडियन लॉ कह रहा है कि जो 18 से कम का होगा, यानी कि यंग नहीं होगा, जो बालिग नहीं होगा, उसको इसकी परमिशन नहीं है अपना जेंडर चेंज कराने की। तो ये कानून व्यवस्था जो है उस पर इन्होंने सवाल उठाए हैं कि दोनों कानून आपस में एक दूसरे के मतलब खिलाफ हैं। ट्रांस महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार है, इन्होंने ये भी कहा। जो ट्रांस वुमेन है उनको भी आगे बढ़ने का अधिकार है। अब इन सबके अधिकारों पर हम बात करेंगे। अनाया ने कहा है कि ऐसा मानना है जिन्हें मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर सकती, मतलब ऐसे मानक या रूल हैं। ये दिल तोड़ने वाली बात है कि जिस शरीर पर मैंने इतनी मेहनत की है उसे अब महिला क्रिकेट में मेरे सफर में बाधा के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि जो शरीर मैंने 1 साल 2 साल में बनाया है एज ए लड़की की तरह, अब उसको ही रोका जा रहा है मुझे खेलने के लिए। ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए, ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए ताकि हम भी अपनी पहचान के साथ, अपने जुनून के साथ खेलें और प्रतिस्पर्धा करें और आगे बढ़ने के लिए अधिकार हमारे मिलने चाहिए। तो अब ये तो था इनकी बात जो इन्होंने बोली है एक क्रिकेटर होने के नाते कि मैं पहले मेल क्रिकेटर था पर अब मैं ट्रांसजेंडर हो गया, यानी कि अपना जेंडर चेंज करा लिया, मैंने फीमेल क्रिकेटर बनना चाह रहा हूं लेकिन मुझे परमिशन नहीं है। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर होता क्या। सबसे पहले तो ये समझ आना चाहिए, ट्रांसजेंडर वो व्यक्ति है जो किसी पर्टिकुलर जेंडर में पैदा हुआ लेकिन जिसमें वो पैदा हुआ था अब वो उसमें नहीं रहना चाहता है। ट्रांसजेंडर वो व्यक्ति होता है जो अपने जन्म से निर्धारित लिंग के विपरीत लिंगी की तरफ जीवन बिताता है। सपोज करो कोई बॉय लड़के की तरह पैदा हुआ पर वो उसके विपरीत, उसके ऑपोजिट अपने को चेंज कर लेता है, लड़की बन जाता है। कोई लड़की की तरह पैदा हुआ, गर्ल की तरह, वो उसको चेंज करके लड़का बन जाता है। तो इस तरह से उसको क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के जननांगों और मस्तिष्क का विकास उसके जन्म से निर्धारित लिंग के अनुरूप नहीं होता, तब महिला ये महसूस करती है कि वो पुरुष है और पुरुष ये महसूस करता है कि वो महिला है। मतलब उसका दिमाग भी और उसके जो जनन अंग हैं वो दोनों इस तरह से विकसित नहीं होते जिस तरह से वो पैदा हुआ है। लड़की पैदा हुआ है तो उसको लगता है कि वो लड़का है, लड़का पैदा हुआ तो उसको लगता है वो लड़की है। इस तरह से इनके लिए एक रूल बनाया गया था, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। जो अधिनियम है एक ट्रांसजेंडर को ऐसी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता। जिस टाइम पर उसकी बर्थ हुई थी, जिस टाइम वो पैदा हुआ था, उस टाइम पर जो उसका जेंडर था उसके विपरीत जेंडर को ट्रांसजेंडर कहा गया है। 2019 का इनका एक रूल आया था। इनको पहचान प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार है। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ट्रांसजेंडर पहचान के प्रमाण पत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सपोज करो आर्यन से अनाया बने लड़के ने अपना जो आर्यन का, उसका हो सकता आधार कार्ड भी होगा, जो वोटर आईडी वो भी होगी, जो पहचान पत्र सारे होंगे। तो अब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपने पहचान के साथ, यानी कि अनाया के साथ, उसकी बात कर रहे हैं हम, तो अनाया के साथ अपनी पहचान पत्र बनवा सकता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, वो उसका अधिकार है। ये 2019 का एक्ट कहता है। भेदभाव के खिलाफ भी इसको प्रतिबंध लगाया गया है कि इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अधिनियम एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इसमें सेवा से इनकार करना या शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य सेवा के संबंध में अनुचित व्यवहार शामिल है। आप इनको किसी सर्विस से मना नहीं कर सकते। जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको किसी भी सेवा देने से मना नहीं कर सकते। अगर आप हॉस्पिटल हैं, आप डॉक्टर हैं, आपके यहाँ पर कोई ट्रांसजेंडर दवाई लेने के लिए आ रहा, आप उसको इस बेस पर मना नहीं कर सकते। अगर कोई शिक्षा के लिए आपके पास आ रहा है, एजुकेशन के लिए आ रहा है, रोजगार के लिए आ रहा है, तो आप किसी भी ट्रांसजेंडर पर्सन को मना नहीं कर सकते उसके बेस पर। तो ये 2019 का एक्ट इनके लिए दिया गया है। क्या क्या अधिकार है इनका? सार्वजनिक संपत्ति तक पहुंच, जो कोई भी प्रॉपर्टी हो, सार्वजनिक प्रॉपर्टी, पार्क है या कोई तालाब है, कोई इसी तरह का कुआं है या स्कूल, कोई भी संपत्ति हो, वहां तक इनकी समान पहुंच है। जिस तरह से बाकी लोग पहुंच सकते हैं उसी तरह से ये भी पहुंच सकते हैं। वही सुविधाएं उनको मिलेंगी जो बाकी लोगों को मिलेंगे और अवसरों की समानता भी उपलब्ध होगी। यहां पर इनको समान अवसर मिलेंगे, जैसे बाकी लोगों को मिलते हैं वैसे इनको भी मिलेंगे। इनको कहीं भी घूमने का अधिकार है, कहीं भी रहने का अधिकार है, किराए पर घर लेने का अधिकार है, संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है, खरीद भी सकते हैं, रेंट भी कर सकते हैं। सार्वजनिक या निजी कार्यालय में काम करने का समान अवसर होगा, चाहे आप गवर्नमेंट ऑफिस हो चाहे आप प्राइवेट ऑफिस हो, इनको काम करने से मना नहीं कर सकते इनके जेंडर के बेस पर, क्योंकि जेंडर इक्वेलिटी है। अब यहां पर इन्होंने अपना जेंडर चेंज करा लिया पर फिर भी इक्वेलिटी है। इनके स्वास्थ्य की देखभाल का अधिकार इनको है। जो अधिनियम है, यह एक्ट है,
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी या सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी सहित स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार देता है। इनको सारी स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार है। इसमें यह भी कहा गया कि सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगी और उनके लिए व्यापक चिकित्सा बीमा योजना उपलब्ध कराएगी। जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, बीमा वगैरह है, मेडिकल बीमा, वो सारा सरकार इनको प्रोवाइड कराएगी। इनके सारे राइट हैं। जैसे राइट आम आदमी ये भी हैं, मतलब जैसे बाकी दोनों जेंडर के राइट्स हैं वैसे इनके भी राइट्स हैं। इनके लिए एक राष्ट्रीय परिषद है। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद के गठन की भी मांग करता है, मतलब प्रावधान करता है। तो एक राष्ट्रीय परिषद भी इनके लिए बनाई जानी चाहिए। सजा का भी प्रावधान है। अगर इनके साथ आप भेदभाव करते हो या इनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार करते हो तो सजा भी हो सकती है। जो व्यक्ति इनके खिलाफ अपराध करेगा उनको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 6 महीने से 2 साल तक की सजा भी उसको हो सकती है। तो जुर्माना भी लग सकता है, 6 महीने से 2 साल तक की सजा भी इनको हो सकती है जो इनके खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करे या उनके साथ भेदभाव करे या उनके साथ कोई भी चालाकियां करे। भारत में ट्रांसजेंडर के समक्ष आने वाली कुछ परेशानियां भी हैं। कानून ने तो दे दिया उनको हक, सरकार ने, कानून ने, संविधान ने जो भी उनको हक दिया है, क्योंकि इक्वालिटी हमारे संविधान में, लेकिन फिर भी हमारा जो समाज है, हमारी सोसाइटी, वो बहुत सारी प्रॉब्लम इनको उसमें आती है। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनकी कुछ सामाजिक समस्याएं भी हैं, जैसे लोग उनका बहिष्कार कर देते हैं। लोग आज भी ये मानते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा समाज बिगड़ जाएगा या उन पर फर्क पड़ेगा। बेरोजगारी इनको काफ़ी झेलनी पड़ती है। शैक्षणिक और चिकित्सा सुविधाओं की कमी इनके लिए है। शादी और बच्चा गोद लेने की समस्या ये भी इनको आती है। शादी करने में समस्या जाएगी। सपोज करो कोई आर्यन था, बाद में अनाया बन गया, अनाया से कोई लड़का शादी करेगा तो उसकी फीलिंग क्या होंगी, वो सारी प्रॉब्लम उनको आती है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मत देने का अधिकार 1994 में ही वोटिंग राइट इनको मिल गए थे। तो जो ट्रांसजेंडर लोग हैं 1994 में इनको वोटिंग राइट मिले थे, लेकिन इन्हें मतदाता पहचान पत्र जारी करने का काम पुरुष और महिला के प्रश्न पर उलझ गया कि अब इनको जो वोटर आईडी दी जाएगी, क्या वो इनको मेल होगा या फीमेल होगा, 2 ही ऑप्शन थे उसमें। तो इसमें ये काम अभी भी उलझा हुआ है। इन्हें संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, बच्चा गोद लेने का अधिकार है, जो दोनों अधिकार हैं ये भी अभी पूरी तरह इनको नहीं दिए गए। यानी कि सामाजिक रूप से जो इनके पूरे समाज को प्रॉब्लम आ रही है वो इनको अभी कानून में तो दिए गए हैं, संपत्ति का अधिकार भी और बच्चा गोद लेने का अधिकार भी, लेकिन वो भी अभी पूरी तरह से नहीं मिले हैं। इन्हें समाज द्वारा अक्सर परित्यक्त कर दिया जाता है, उनका कहते हैं सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, जिससे मानव तस्करी का आसानी से शिकार हो जाते हैं। लोग इनकी मतलब तस्करी करने लग जाते हैं। अस्पतालों और थानों में भी इनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। ये कभी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, थानों में कई बार केसेस करने जाते हैं तो इनके साथ गलत व्यवहार होता है, ऐसी खबरें आती रहती हैं। इनके लिए राष्ट्रीय पोर्टल बनाया गया है। इन्हें ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 के तहत बनाया गया एक इनके लिए पोर्टल है। ये पोर्टल जो है देश में कहीं से भी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करेगा। जैसे हम अपने डोमिसाइल वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही ट्रांसजेंडर जो पर्सन है अपने डॉक्यूमेंट के लिए डिजिटली अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी। ये पोर्टल उन्हें आवेदन करने, उनकी अस्वीकृति के लिए, शिकायत निवारण आदि की स्थिति को ट्रैक करने में मदद करेगा, जो प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। जारी करने वाला जो अधिकारी है वो भी आवेदनों को संसाधित करने और बिना किसी देरी, मतलब जो जरूरी देरी है वो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं कर सकता वो जो जरूरी ना हो, तो उसका बिना देरी के उनको पहचान पत्र जारी करेगा। इनके लिए गरिमा गृह बनाए जा रहे हैं। गुजरात के बड़ोदरा में जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके लिए एक रहने की जगह बनाई जा रही है, गरिमा गृह। ये लक्ष्य ट्रस्ट के सहयोग से चलाया जा रहा है। जो लक्ष्य एक ट्रस्ट है इसके सहयोग से चलाया जाएगा। ये पूरी तरह से जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं वही इसको चलाएंगे, वही मैनेजमेंट देखेंगे। इसका जो आश्रय स्थल है इसका उद्देश्य है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करना, जिसमें उनका रहने का, खाने का और उनका मेडिकल सुविधाएं, उनका मनोरंजन, जो इंटरटेन है उन पर ध्यान रखा जाएगा। ये समुदाय जो है व्यक्तियों के समता निर्माण या कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा। पूरे समुदाय की समता निर्माण होगी, उनका कौशल विकास करेगा। ये सारा फोकस रहेगा किस पे? गरिमा गृह में रहने वाले ट्रांसजेंडर्स पे। अब ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं इनकी जेलों में क्या कंडीशन है, हम सारी चीजों को देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। जेल में क्या है, समाज में क्या है, कानून में क्या है, वो सारी चीजें। तो राष्ट्रीय अपराध जो रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके अनुसार 2020 में देश भर की जेलों में 70 ट्रांसजेंडर कैदी थे। 70 ट्रांसजेंडर कैदी या प्रिजनर्स थे जो 2020 तक थे। ये एडवाइजरी ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के आलोक में जारी की गई थी, जो जनवरी 2020 में आई थी। मतलब
जो एडवाइजरी हम देख रहे हैं इनको जेलों में क्या है, जेलों में इनका क्या राइट्स हैं, किस तरह से रहते हैं, क्या क्या इनको हक दिए गए हैं, ये 2019 के थ्रू आई थी। जेल का जो बुनियादी ढांचा है, निजता के अधिकार और कैदियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए ट्रांस मैन हो या ट्रांस वुमेन, उनके लिए अलग अलग वार्ड होने चाहिए, अलग अलग शौचालय होने चाहिए, अलग शावर होने चाहिए, अलग टॉयलेट होगा, अलग शावर होगा, अलग उनके वार्ड होंगे। मतलब जो मेल हैं मेल के साथ रहेंगे, फीमेल फीमेल के साथ रहेंगे, और अलग थर्ड वार्ड होगा जिसमें ट्रांस वुमेन या ट्रांस मैन, मतलब अलग से इनका अलग वार्ड होगा। आत्म पहचान का सम्मान इनको मिलेगा। जो प्रवेश प्रक्रिया है उसमें जो एंट्री की जाती है जेलों में, चिकित्सा का परीक्षण किया जाता है, जो मेडिकल टेस्ट होते हैं जब किसी को जेल में डालते हैं, उनकी पहचान, उनके जो टेस्ट होते हैं, उनकी जो मेडिकल टेस्ट होते हैं, उनकी तलाशी लेने का, उनके कपड़े, पुलिस अनुरक्षक की मांग, जेलों के अंदर उपचार और देखभाल, इनके दौरान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की आत्म पहचान का हर समय सम्मान किया जाएगा। मतलब अगर वो डिमांड करते हैं कि हमारी जो तलाशी है वो मेल ले तो मेल प्रोवाइड कराओ, अगर वो चाहते हैं कि हमारी तलाशी फीमेल ले तो फीमेल आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, किस डॉक्टर से वो इलाज लेना चाहते हैं आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जो ट्रांसजेंडर पर्सन है, कानून के तहत ट्रांसजेंडर पहचान पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना भी इनका उद्देश्य है। जांच के क्या प्रोटोकॉल है? जांच उनके पसंदीदा जो लिंग है उसके व्यक्ति या प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवर या खोज करने में प्रशिक्षित एक पैरामेडिक द्वारा की जानी चाहिए। यानी कि उनकी जो जांच है, उनके जो टेस्ट है, वो उनकी पसंद का व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो जिसकी भी मांग करें। तलाशी करने वाले व्यक्ति को खोजे जा रहे व्यक्ति की सुरक्षा, गोपनीयता और गरिमा सुनिश्चित करनी चाहिए। जो व्यक्ति इनकी तलाशी कर रहा है, वो मेल हो या फीमेल, वो इनकी सुरक्षा का ध्यान रखे, इनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखे, उनकी डिग्निटी, उनकी गरिमा का ध्यान रखेगा, उनकी पहचान का भी ध्यान रखेगा। पुरुष और महिला के अलावा अन्य श्रेणी के रूप में ट्रांसजेंडर को शामिल करने के लिए जेल प्रवेश रजिस्टर को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर भी एंट्री गेट पे मान लो एंट्री करनी है, कहीं मेल का रजिस्टर है, कहीं फीमेल का रजिस्टर है, तो जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए भी पूरी तरह से उपयुक्त रजिस्टर बनाया जाना चाहिए। इस तरह का प्रावधान कारागार प्रबंधन प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। जो ई रिकॉर्ड होते हैं, इनकी जो ट्रांसजेंडर कैदी हैं उनको लैंगिक पहचान के आधार पर बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य सेवा का समान अधिकार होना चाहिए। ट्रांसजेंडर जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उनको भी बिना किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, बिना लैंगिक भेदभाव के उनको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए मेडिकल फैसिलिटी की। बाहरी दुनिया के साथ इनका संचार परिवीक्षा, कल्याण या पुनर्वास अधिकारी द्वारा अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों और कानूनी सलाहकारों और देखभाल के बाद की योजना पर बातचीत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। जिस तरह से बाकी लोगों को अपने परिवार से मिलने का, रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलता है, इनको भी दिया जाना चाहिए। जो कारागार के कर्मी है, जेल के जो स्टाफ है, उनका प्रशिक्षण और संवेदीकरण, ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लिंग पहचान, मानवाधिकार, यौन अभिविन्यास और कानूनी ढांचे की समझ विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए। इसी तरह की जागरूकता का प्रसार अन्य बंदियों में भी किया जाएगा। जो वहां पर काम करने वाला स्टाफ है जेल में, उसको पूरी ट्रेनिंग इनके इस हिसाब से दी जानी चाहिए, और बाकी जो दूसरे कैदी हैं, अदर प्रिजनर्स, उनको भी इनके बारे में पूरी मतलब जानकारी दी जानी चाहिए कि इनके अधिकार कैसे हैं। जो जेल के एक्ट हैं और ट्रांसपर्सन्स हैं, भारत में कारागार अधिनियम 1894 कारागार यानी जेल के प्रशासन को विनियमित करने वाला केंद्रीय कानून है। जो जेल का एडमिनिस्ट्रेशन है जेल में, वो होता है कारागार अधिनियम 1894 के तहत संचालित किया जाता है। यह अधिनियम मुख्य रूप से दीवानी कानून के तहत दोषी ठहराए गए कैदियों को आपराधिक कानून के तहत दोषी ठहराए गए कैदियों से अलग करता है। आपने देखा होगा जो दीवानी मामले होते हैं, घरेलू मामले टाइप के, जिनमें झगड़ा लड़ाई नहीं होता, मारपीट नहीं होती है, उसके जो कैदी होते हैं वो अलग रहते हैं, और जिन पे क्रिमिनल केस चल रहे होते हैं वो कैदी अलग रहते हैं। उसका एक्ट है 1894, ये उसमें प्रावधान किया गया है। लेकिन ये जो अधिनियम है यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के आधार पर यौन अल्पसंख्यकों को कैदी के एक अलग वर्ग के रूप में भी मान्यता नहीं देता। अब ये तो कह देता है कि आप पे दीवानी केस चल रहा है, दीवानी मतलब कोई पारिवारिक केस है, या आप क्रिमिनल केस के तहत आए हैं, तो उन दोनों को तो अलग करता है। लेकिन जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिंग के आधार पर उनको अलग नहीं करता है। ये केवल महिलाओं, युवा अपराधी, विचाराधीन कैदी, दोषी, सिविल कैदी, बंदी और उस सुरक्षा वाले कैदी श्रेणियों में कैदियों का वर्गीकरण करता है। इस तरह से तो बांट देगा कि वो विचाराधीन है, युवा अपराधी है, महिला है, बच्चा है, किस तरह से है, लेकिन वो ट्रांसजेंडर की कैटेगरी अभी नहीं दी गई है। तो ट्रांसजेंडर की कैटेगरी इस एक्ट में भी नहीं दी गई है, तो थोड़ा सा इसलिए भी इनके साथ भेदभाव हो जाता है। जो नालसा है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसका आर्टिकल है 14, 15 और 21।
इसके तहत ट्रांस पर्सन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्यों को उनके कानूनी और सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर नीतियां बनाने का निर्देश देता है। तो नालसा इनके लिए कुछ निर्देश देता है अपने आर्टिकल में, लेकिन ये जो ट्रांस कैदियों पर भी लागू होता है क्योंकि जेल और उनका प्रशासन राज्य का विषय है। तो एक तो आप ये याद रखेंगे कि जेल और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो राज्य का, स्टेट का सब्जेक्ट है। ये ट्रांस कैदियों पर भी लागू होता है। भले ही नालसा के फैसले में दिए गए निर्देश देश के कानून का गठन करते हैं, फिर भी वर्तमान कानून में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हालांकि जेल अधिनियम जेल अधिकारियों को उन प्रक्रियाओं का पालन करने की अनुमति देता है जो सख्ती से लिंग द्विआधारिक है। मतलब यह है इनके साथ काफी राइट मिलने के बावजूद भी अभी भेदभाव हो रहा है। जो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव है CHRI और लास्ट आइडेंटिटी ट्रांसजेंडर पर्सन्स इनसाइड इंडियन प्रिजनर्स, ये एक रिपोर्ट है, वहां पर इनके बारे में जेलों की कंडीशन, मतलब इनकी जेलों में क्या कंडीशन है वो प्रकाशित हुई है। तो ये दोनों रिपोर्ट हैं जिनमें ट्रांसजेंडर की जेलों में क्या कंडीशन है वो प्रकाशित हुई है। ये रिपोर्ट भारतीय जेलों में बंद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाले मुद्दों पर प्रकाश डालती है। तो भारत में जो ट्रांसजेंडर जेलों में बंद हैं उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, इन दोनों रिपोर्टों में ये छापा गया है, यानी कि इन रिपोर्ट में आया है। अब किस तरह से इसमें मेंस में सवाल पूछा गया है, यूपीएससी मेंस 23 में सवाल पूछा गया है। प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। लैंगिक न्याय, यहां पर आप इनके बारे में मेंशन कर सकते हैं। तो ये मेन में क्वेश्चन पूछा गया था, मेंस में 23 में, ज्यादा पुराना नहीं है और काफी मुद्दा ये चर्चा में रहता है। अब आप देखते होंगे LGBTQ जितना भी पूरा समाज है उनके बारे में कोई ना कोई रिपोर्ट आती रहती है, कोई ना कोई केस मुद्दा उठता रहता है। तो इस तरह से हमसे सवाल पूछा जाएगा। एथिक्स में भी सवाल पूछ सकता है, सोशल इशू भी उठा सकता है, सोशल जस्टिस में पूछ सकता है। तो आपको इसको तैयार रहना है। तो LGBTQ के बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए, उनके क्या कानूनी प्रावधान है, कोर्ट वगैरह के क्या है, नालसा वगैरह के क्या प्रावधान है, जेलों में उनके क्या प्रावधान है, वो सारे आपको थोड़े थोड़े पता होने चाहिए। तो उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको कनेक्ट करना है अपनी पढ़ाई से इसको। हमें इससे मतलब नहीं है कि किसने जेंडर चेंज कराया, किसने क्या किया है, हमें इससे मतलब है कि उसके प्रावधान हमारे लिए जो संविधान वगैरह में है या कानून में प्रावधान क्या है और वो हमारे जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सही हो सकता है। क्योंकि ऐसे सवाल आपसे इंटरव्यू में ही पूछे जा सकते हैं। जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपके जो इनपुट है, आपकी जो राय है उस पर पूछी जा सकती है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।